वक्षस्थल का हार हो। हार मतलब माला। फूल फलों से हरी भरी। वक्षस्थल मतलब सीना, चेस्ट। श्रृंगार मतलब सजावट, संवारना। ठीक है, मतलब कवि कहना क्या चाहते हैं यहां पे, ये कविता, एक सेकंड, हाँ यहां तक हो गया था ये, और कवि ने यहां पे नाम ही दिया है, वन सेकेंड, तो धरती का आंगन कैसे महकेगा, यही चीज यहां पर कवि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी ने बताया। और मैं इसके लिए कनेक्ट करना चाहता हूं जिससे आपको समझ में आए कि धरती के आंगन के बारे में क्यों कर रहे हैं, इस धरती के बारे में। तो कवि क्या कहते हैं कि ये धरती की खूबसूरती कैसे बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, कहते हैं जब ये पत्थर तराश कर इनको जीवंत बना दिया जाएगा। जीवंत मतलब ऐसी मूर्तियां बनाई जाएंगी जिनको देखकर आप कहोगे कि लगता है ये मूर्ति अभी मुस्कुरा उठेगी, अभी बोल उठेगी। और जब आप उन्हीं मूर्तियों को सफेद कमल की माला पहना देते हैं उनके सीने पर, तो फूल फलों से हरी भरी ये धरती, फूलों से, आप यहां देख रहे हो ना, फूलों से, फलों से, देख रहे हैं किनारे किनारे फल के पेड़ लगे हुए हैं, तो फूलों और फलों से ये धरती ऐसी सजी रहे जैसे किसी औरत का श्रृंगार सजावट होता है, वैसे ही ये धरती का श्रृंगार क्या है, ये फल, ये फूल, ये नदियां, ये झरने, हरियाली, यही धरती की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करते हैं। और पर्वतों की गुफाओं में पत्थरों को तराश कर उन मूर्तियों को जब जीवंत बना दिया जाता है, तो इससे धरती की खूबसूरती और धरती के आंगन की सुंदरता बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूं दोनों लाइन आपको समझ में आया होगा। यस स्टूडेंट, रिप्लाई करो फटाफट। समझा या कुछ डाउट लग रहा है? कम ऑन, मैसेज तो किया करो आप लोग। नथिंग रिस्पॉन्स मतलब कोई भी एक्टिव नहीं है। ओके गौरव, थैंक यू। मुझे ये एक्टिवनेस चाहिए, हाँ, कि आप जब कुछ भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो एटलीस्ट रिस्पॉन्स करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू आयुषी। चलो अब इसका भावार्थ देख लेते हैं। ये तो आपने लिख लिया ना, मीनिंग लिख लिया, ये लीजिए इसका भावार्थ। कवि कहता है शिल्पकारी मतलब पत्थरों को तराशना, जैसी प्राचीन पुरानी व अगूढ़ मतलब जिसकी राज को थोड़ा जानना मुश्किल है, अगूढ़ कलाएं जो अब कठिन नहीं है जानना, और प्राकृतिक संपदाएं नेचुरल सोर्सेज जो हैं, इसी तरह धरती की शोभा बढ़ाती रहे। फल फूल इस धरती का श्रृंगार हो, अर्थात धरती की सुंदरता इसी तरह बनी रहे। कवि के अनुसार हमारी धरती विभिन्न प्रकार की अद्वितीय कलाओं व प्राकृतिक संपत्तियों से संपन्न व शोभायमान है। हमें इसकी सुंदरता को बरकरार रखने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। प्लीज नोट कर लो फटाफट, बहुत अच्छा लिखा है इसका भावार्थ। रुद्र फिलहाल तो नहीं, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, एक बार लेफ्ट होके ज्वाइन हो जाओ। और बाकी लोग फटाफट भावार्थ लिख के मुझे मैसेज करो, हो जाए लिख के, तो जिससे आगे बढ़े।
श्रृंगार मतलब सजावट, सजना। ठीक है। हाँ गौरव। ओके स्नेहा, बट भावार्थ भी लिख लो ना। लिखने से आपको वर्ड्स, मैटर, मॉरल सब कुछ मिल जाता है। ठीक है ना। इसके लिए थोड़ा लिखने का भी हैबिट होना ही चाहिए ग्रेड 8 में। वेरी गुड, क्या बात है सिमर। बाकी लोगों का हुआ? अब तो बिल्कुल सुपर फास्ट। यस स्टूडेंट्स, बाकी लोगों का हुआ? अरे वाह स्नेहा, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। कितनी अच्छी बात कवि ने कहा। कहते कि भैया तुमको चंद्रलोक पे जाना है, चांद पे जाना है, जाओ। मंगल पे जाना है, जरूर जाओ। और आप किसी भी यान से, किसी भी व्हीकल से जाओ, चाहे रॉकेट से जाओ, चाहे मिसाइल से जाओ, कैसे भी जाओ, जाओ। लेकिन जाने के पहले एक चीज का ख्याल रखना कि आप जो भी बना रहे हो, यान बना रहे हो या जो भी टेक्नोलॉजी बना रहे हो, जो भी अभियांत्रिकी बना रहे हो, उसका संबंध, उसका रिलेशन विनाशक अस्त्रों से, समाज को, इंसान को बर्बाद करने वाले भयानक अस्त्रों से उसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। किसका? इंसान का। मतलब इंसान खूब तरक्की करे, विज्ञान के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में खूब तरक्की करो, लेकिन इंसान की बर्बादी का, इंसान की मौत का सामान मत बनाना। मतलब अस्त्र शस्त्र, हथियार औजार मत बनाना कि तुम इंसान को ही बर्बाद कर दो। इंसान तरक्की करते हुए अच्छा लगता है, बर्बाद होते हुए अच्छा नहीं लगता है। यही बात कवि ने इन दो पंक्तियों में हमें समझाने का प्रयास किया है। इंसान तो पता ही है मीनिंग ना, इंसान, ह्यूमन, मानव, आदमी। इसका भावार्थ लिख लो। मैं रीड कर रहा हूं, आप फटाफट लिखो। हाँ। कवि कहता है कि हम चंद्रमा अथवा मंगल ग्रह पर पहुंच चुके हैं। हम पर किसी यान अर्थात किसी प्रकार, किस प्रकार पहुंचे हैं यह मायने नहीं रखता है। अपितु, अपितु मीन्स बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य विज्ञान का प्रयोग विकास के लिए करे, न कि विनाशक अस्त्रों का निर्माण कर एक दूसरे के संहार के लिए। कवि के अनुसार विज्ञान का आशीर्वाद जो मनुष्य को प्राप्त हुआ है, उसका प्रयोग मानव जाति व संपूर्ण पृथ्वी के विकास के लिए होना चाहिए, विनाश के लिए नहीं। जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो भारत ने पूरी दुनिया को क्या संदेश दिया कि देखो हमने परमाणु परीक्षण कर भी लिया और पूरी दुनिया में किसी को पता भी नहीं चला। दूसरी बात, परीक्षण के तुरंत बाद भारत सरकार ने कहा कि हम इसका प्रयोग किसी भी कमजोर देश के खिलाफ नहीं करेंगे, पहली बात।
और जब तक कोई दूसरा दुश्मन देश हमारे ऊपर नहीं न्यूक्लियर अटैक करता है तब तक हम इसका अटैक नहीं करेंगे। मतलब हमने ये अपनी सुरक्षा के लिए बनाया है, न कि मानवों को नष्ट और बर्बाद करने के लिए बनाया है ना। तो जहां पर सोच अच्छी होगी वहां पर चीजों का सदुपयोग होता है, यही इंसानियत है। और ये इंसानियत इंसान के अंदर होनी चाहिए, यही ये पंक्तियां हमें सिखाती हैं। वेरी गुड, सबका हो गया। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती। सांस सांस जीवन पट बुनकर, बुनकर मतलब सिलाई करके, सिलकर। प्राणों का, प्राण मतलब आत्मा का, तन मतलब शरीर, ढांकती है मतलब ढकती है, कवर्ड करती है। सदाचार अच्छाई, सदाचार मतलब अच्छाई की शुभ्र शलाका, शलाका मतलब सुई, मन सुंदरता आंकती, मन की सुंदरता को आंकती है। आंकती है अर्थात अंदाजा लगाती है, जज करती है। मतलब कवि कहते हैं कि सांस सांस जीवन पट बुनकर, जैसे आदमी सुई और धागा लेकर जो है एक एक कपड़े के टुकड़े को बड़ी सावधानी से सिलता है, वैसे ही ये सांसें जो है ना, एक एक सांसें इंसान की जिंदगी का पट मतलब कपड़ा बुनती है। जिंदगी की एक एक डोर को जोड़ने का काम ये सांसें करती हैं। राइट, समझा ये। और ये जुड़कर क्या करती है सांसें, आत्मा का एक आवरण तैयार करती हैं, आत्मा के लिए एक वस्त्र तैयार करती हैं, आत्मा को ढकने के लिए वस्त्र तैयार करती हैं। चलो ठीक है, ये तो सांसें करती हैं। और सदाचार क्या करता है, सदाचार मतलब हमारी अच्छाई, गुड मैनर्स, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, गुड थॉट, जो भी अच्छाई है हमारे अंदर, वो सदाचार की शुभ्र मतलब स्वच्छ साफ, शलाका मतलब सुई क्या करती है, मन सुंदरता आंकती। ये अच्छाई की सुई क्या करती है, सांसों को बुनने का काम करती है, आत्मा को ढकने का काम करती है। और ये मन की जो सुंदरता है ना, वो जांचती है, तौलती है, परखती है कि इंसान क्या वाकई सदाचार के नियमों का पालन कर रहा है, क्या हम अच्छा काम कर रहे हैं। हर एक इंसान इस बात को जानता है कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूं और क्या बुरा कर रहा हूं। लेकिन कुछ लोग जानबूझ के बुरा करते हैं और ये सोचकर करते हैं कि लोगों को थोड़ी ना पता कि मैं बुरा काम कर रहा हूं। लेकिन लोगों को भी पता है, लेकिन लोग उसके मुंह पे बोलते नहीं है कि तुम गलत काम कर रहे हो। और वो अपने आप को बहुत महान समझने लगता है। और जो अच्छा काम करता है वो भी इस बात को जानता है कि मैं जो काम कर रहा हूं, ये सदाचार का काम, ये हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। हर एक इंसान के मन में यही अच्छी सोच होनी चाहिए, वो भी यही चाहता है। देखो, सोच सोच का फर्क होता है। इसीलिए कवि ने यहां पे कहा, ये सांसें एक एक जुड़कर जो है वो हमारी आत्मा के लिए एक नया वस्त्र तैयार करती हैं, उसको ढकने के लिए। अच्छाई की जो सुई होती है वो उनको जोड़ने का काम करती है। और मन की हमारी जो खूबसूरती है, सुंदरता है, अच्छाई है, वो इन अच्छाइयों को आंकती है, जज करती है, अंदाजा लगाती है कि क्या हम सही कर रहे हैं या हम गलत कर रहे हैं। समझा? समझा क्या? भावार्थ। ओके स्नेहा।
ओके गौरंग, लिख लीजिए फटाफट इसको, भावार्थ को। कवि कहता है कि एक एक सांस हमारे जीवन का पट बुनकर प्राण का तन ढांकती है। अर्थात इस संसार में सभी जीव समान रूप से एक एक सांस से प्राणवायु मतलब श्वास लेकर अपने जीवन को चलायमान कर रहे हैं, मतलब हम चल रहे हैं, जिंदा हैं। अतः सभी एक समान है, लेकिन मनुष्य के भीतर जो सदाचार का गुण है, जो अच्छाई का गुण है, वह उसके मन की गहराई नापता है। अर्थात उसी गुण से उस व्यक्ति की एक अलग पहचान बनती है। कवि के अनुसार सदाचार, अच्छाई, प्रेम, प्यार व भाईचारा जैसे गुणों को अपना कर ही मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है, सफल बना सकता है। सार्थक मीन्स सफल बना सकता है, सक्सेस हो सकता है। बिल्कुल फटाफट लिख लो। लिख लिया? ओके, इनका एक्सप्लेनेशन ना आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, उससे आपकी भाषा और ज्यादा सुधरेगी। ठीक है, सबका हुआ? बाकी लोगों का नहीं आया अभी रिस्पॉन्स? ओके स्नेहा, ओके सामनी, ओके, ठीक है। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। प्रतिभा समझते ना? प्रतिभा मतलब टैलेंट। आशीष लेफ्ट होके ज्वाइन हो, बिकॉज आपका नेटवर्क का इश्यू है। ठीक है, प्रतिभा का पैमाना, आदमी कितना टैलेंटेड है उसे मापने का भी एक पैमाना होता है, एक मेजरमेंट होता है ना, एक मापदंड होता है। और मेधा, मेधा मतलब ज्ञान होता है, बुद्धि होता है, इंटेलेक्ट। मेधा की ऊंचाई नापता है, मतलब कवि कहना चाहते हैं कि आदमी कितना प्रतिभावान है, उसका मापदंड उसकी बुद्धि है, और वो नाप लेती है कि जान ले, अरे कितना बुद्धिमान है, पता चल जाता है, बात करने से ही पता चल जाता है कि ये बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, पता चलता है ना। मानवता का मीटर बन, अब मानवता क्या है? वो मीटर है जो मापता है, किसके तराजू पर? अच्छाई और बुराई के तराजू पर। और मानवता हमेशा अच्छाई के तराजू पर होती है। मन की गहराई मापता है। आदमी आज इतना जो है नकली व्यवहार रखने लगा है, हमेशा फेक स्माइल, फेक हैप्पीनेस, है ना। इस दिखावे की जिंदगी की जीते जीते हमको पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअली हम अंदर से क्या है, हमारी रियलिटी क्या है, हमारी वास्तविकता क्या है, कभी कभी हम भूल जाते हैं। लेकिन कवि कहते हैं मानवता तुम्हारे अंदर है ना, तो मानवता ही मीटर है। वो मन की गहराई में माप लेता है कि आप कितने टैलेंटेड हो, आपके पास कितनी अच्छी बुद्धि है, कितने पॉजिटिव थिंकिंग है आपके पास। ये तो ह्यूमैनिटी ही जज कर लेती है। और आज लोगों के अंदर से क्या कमी होती जा रही है? ह्यूमैनिटी की, मानवता की, इंसानियत की। अगर हर इंसान में मानवता हो तो कभी भी कोई भी इंसान भूखा न मरे।
अगर इंसान के अंदर वास्तविक रूप से मानवता हो तो इंसान कभी किसी को बीमार, कभी किसी को परेशान, कभी किसी को थका हुआ, कभी किसी के ऊपर होने वाले जुल्म अत्याचार में ऐसे ही अनदेखा ना कर दे, उसकी खुलकर मदद करे, डट कर मदद करे। हम एक दूसरे के जरूरत पे काम आए, हम सिर्फ दुख में नहीं सुख में भी एक दूसरे के काम आए, क्योंकि हमें बताया गया है, सिखाया गया है कि खुशियां बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होता है। राइट? चलो इसका भावार्थ लिख लो। समझा? समझा कि नहीं समझा? या कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया तो बता दीजिए। ओके स्नेहा। कवि कहता है कि प्रतिभा के अनुसार व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को नापा जाता है और मानव का स्वभाव व विचार उसके मन की गहराई अर्थात उसके मन में व्याप्त भावों को दर्शाता है। कवि के अनुसार मनुष्य का ज्ञानी व बुद्धिमान होना अच्छा है, लेकिन उसमें मानवीय संवेदनाएं भी होनी चाहिए, उसके अंदर ह्यूमन कल्चर होना चाहिए, ह्यूमन सेंसिटिविटी होनी चाहिए। यही सच्चे मनुष्य की पहचान है। सही मायने में इंसान कौन है? जिसके अंदर इंसानियत है। सही मायने में मानव कौन है? जिसके अंदर मानवता हो। सही मायने में आदमी कौन है? जिसके अंदर आदमियत हो। अब ये तीनों शब्द अलग अलग है, लेकिन तीनों का अर्थ ह्यूमैनिटी ही है। डन? ओके सिमर। और ओके, ठीक है, ठीक है स्नेहा। आत्मा को आवृत कर दें स्नेह प्रभा परिधान से, करें अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। आत्मा को क्या कर दें? आवृत कर दें। आवृत मतलब स्नेह मतलब प्रेम, प्रभा मतलब प्रकाश, रोशनी, परिधान मतलब वस्त्र, करे अर्चना, अर्चना मतलब प्रार्थना। यहाँ पे मीनिंग थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है, ठीक है, तो प्लीज करेक्शन कर लो। आवृत, आवृत का मतलब होता है ना ढक देना, उसके चारों तरफ, ठीक है। आत्मा के चारों तरफ हम क्या कर दें? अपने प्रेम के प्रकाश का परिधान, परिधान मतलब कपड़ा, वस्त्र, अपने प्रेम के प्रकाश के वस्त्र से हम आत्मा को ढक दें। मतलब आत्मा किस में रहनी चाहिए? प्यार में रहनी चाहिए। जैसे रसगुल्ला होता है ना, वो कहां अच्छा लगता है? चाशनी में, है ना। शीरा के अंदर रहता है, चाशनी के अंदर रहता है, तब उसके अंदर मिठास ज्यादा रहती है। ठीक ऐसे ही अगर हमारी आत्मा प्रेम के वस्त्र में रहेगी तो उसकी सुंदरता, उसकी खूबसूरती, उसकी उसका महत्व बढ़ जाएगा। और कवि कहते हैं दूसरे लाइन में कहते हैं, करें अर्चना, हम प्रार्थना करें, सब मिलकर प्रार्थना करें।
किसके लिए प्रार्थना करें? इस धरती के तरक्की के लिए, इस वसुधा, इस धरती के जयगान करें, क्योंकि ये धरती है तो हम हैं। ये धरती का आंगन ही तो हमारा घर है। अगर ये धरती नहीं है तो हमें कहां शरण मिलेगी? हमें कहां ये जल, नदी, झरना, हवाएं, रोशनी और ये जो फल, फूल, अनाज, जो कुछ भी हमको इस प्रकृति से मिल रहा है, कहां से मिलेगा? इसके लिए अगर आपको प्रार्थना करनी है तो धरती की कीजिए। अगर आपको जयकारा लगाना है तो इस धरती की, इस वसुधा की का जयकारा लगाइए, क्योंकि यही हमारे लिए जीवन दाता है। एनी प्रॉब्लम? समझा? कोई लाइन डाउट है? कवि कहता है कि ओके ओके ओके, कवि कहता है कि हमारी आत्मा स्नेह का प्रधान धारण करे, अर्थात हमारे मन में स्नेह भर जाए और हम सभी मिलकर धरती का जयगान करें। कवि के अनुसार हमारे मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम व सहयोग की भावना होनी ही चाहिए और हमें अपनी धरती की उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रयत्नशील रहना चाहिए अर्थात हमें अपनी धरती की तरक्की के लिए, अपनी तरक्की के लिए नहीं, इस धरती की तरक्की के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। मतलब हमें हमेशा इस बात को सोचना चाहिए कि हमारी धरती पहले की तरह ही हरी भरी रहे, खुशहाल रहे, यहाँ पर प्रदूषण ना हो, गंदगी ना हो, जल प्रदूषण ना हो, ध्वनि प्रदूषण ना हो, वायु प्रदूषण ना हो, तभी तो हम धरती को सुरक्षित रख पाएंगे। तो हमें इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। कितनी अच्छी सोच को कवि ने यहाँ पे बताया है। यस स्टूडेंट्स, समझा सबको ना? ओके, अर्थ लिख लिया? गुड। तो चलो फटाफट हम लोग लघु कथाएं शुरू करते हैं और दो लघु कथा। कहानी है दो लघु कथाएं। दो मतलब दो, लघु मतलब छोटी, कथाएं मतलब कहानियां। अब दो तो नहीं दिया है लेकिन दो कहानियां हैं इसमें, और दोनों कहानियों के लेखक हैं हरि जोशी। तो हरि जोशी जी ने इन कहानियों में क्या सीख दी है वो तो कहानी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है? यस यस आदिल, एनी डाउट? ओके, आप, मुझे लगा कुछ आप बोल रहे थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हरि जोशी की पहली कहानी है न्यू। अरे इट्स ओके, न्यू है, न्यू। तो न्यू का मतलब समझते हैं ना, बेस, फाउंडेशन, जिसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहा जाता है आधारशिला। न्यू मतलब आधारशिला। अब आइए देखते हैं आधारशिला की क्या कहानी है। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। बहुमंजिला मतलब कई मंजिल की, कई फ्लोर की। इमारत मतलब बिल्डिंग,
की दीवार, वॉल, नींव से आधारशिला से उठ रही थी, क्योंकि जब तक नींव मजबूत नहीं होती है तब तक बिल्डिंग अच्छी नहीं बनती है। तो ठेकेदार नया था, कॉन्ट्रैक्टर जो था वो नया था और बिल्डिंग बन रही थी। भयभीत सा, भयभीत मतलब डरा हुआ था। वह एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। एक तगारी, एक बड़ा घमेला होता है ना, एक बड़ा सा बर्तन होता है जिसमें रेत या सीमेंट उठा उठा कर लेके जाते हैं जब भी दीवार बनाते हैं, अगर आपने देखा होगा कभी। तो एक तगारी सीमेंट, एक घमेला सीमेंट और 5 तगारी रेत, ठीक है, मिलाकर जो है वो लोग ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। असंतोष मतलब नाराजगी व्यक्त की कि भाई मैं तुम्हारे काम से संतुष्ट नहीं हूं, काम ठीक से नहीं हो रहा है। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। मतलब आप जो काम कर रहे हो ना, गड़बड़ काम है, जबकि वो काम सही कर रहा था। अगले दिन संस्कृत नए सशंकित है, हाँ सशंकित मतलब संदेह से भरा हुआ, डरा हुआ नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। मतलब अगले दिन थोड़ा सा चेंज कर दिया कि हो सकता है भाई कि मैं, लगता है बहुत ईमानदारी से काम नहीं कर रहा हूं, तो इस रेत ज्यादा मिला रहा हूं, 5 तगारी ज्यादा हो रहा है तो 3 कर देता हूं, थोड़ा और मजबूती आ जाएगी। कर दिया। संबंधित अधिकारी आए, उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए, क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर बोले, इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, अलर्ट कर रहे हैं तुमको, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। अब उस बेचारे ठेकेदार को समझ में नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम कहां पे है। काम तो मैं इतने ईमानदारी से कर रहा था, परफेक्ट एकदम मटेरियल था कि एक घमेला जो है सीमेंट और 5 घमेला जो है रेत। तो उसे लगा कि भाई नहीं, लगता है मैं ज्यादा रेत मिला रहा हूं। तो उसने क्या किया, एक घमेला सीमेंट में 3 घमेला रेत मिलाकर जो है सीमेंट बनाकर, मसाला बनाकर जो है लगाने लगा। अब फिर भी आए अधिकारी लोग और फिर बोले, इस तरह से काम करोगे तो तुमको हटा देंगे। अब वो बेचारा समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर काम करूं तो कैसे करूं। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। किसी दूसरे एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर के पास गया और उसने कहा कि भाई मैं ऐसे ऐसे काम कर रहा हूं, आखिर समस्या कहां पे है। ठेके जो अधिकारी लोग हैं रोज आकर मुझे धमकी देते हैं। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं। क्या चाहते हैं? रिश्वत मतलब घूस चाहते हैं, इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। समस्या तुम्हारी तरफ से नहीं है, समस्या उनके मन में है, क्योंकि तुम्हारे अच्छे और बुरे काम से उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारे काम की वजह से उनको फायदा मिलना चाहिए, रिश्वत मिलनी चाहिए, ये उनके मन में है। नया ठेकेदार ईमानदार था, वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। वो जो नया कॉन्ट्रैक्टर था वो बहुत समझदार था और बहुत ईमानदार भी था, और उसका तो भाई क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार के साथ 36 का आंकड़ा था। वो करप्शन के खिलाफ था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। पाठ पढ़ाना मतलब सबक सिखाना। उसने सोच लिया कि अभी ये अधिकारी को तो मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया।
अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए, उनके हायर ऑफिसर्स आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, सामने सामने ही पकड़े गए। लो और रिश्वत। निरीक्षण मतलब सर्वे, जांच पड़ताल, देख रेख। एकाएक मतलब अचानक। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी कि ये देखो भाई, ठीक से काम करने नहीं दे रहे हैं लोग, क्योंकि इनको रिश्वत चाहिए और रोज आकर मेरे काम में कमी निकाल रहे हैं। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। भ्रष्ट सब नहीं होते हैं, लेकिन बदनामी पूरे सिस्टम की होती है। और अधिकारी ईमानदार थे, इसलिए उसकी बात मान गए और उन्होंने उसे सबक सिखाने की ठान ली। प्रशासन मतलब समझते हैं ना, राज्य के शासन की व्यवस्था। प्लीज नोट कर लो इसको। लिख लिया। अब इससे सबक क्या मिला हमें, देख लीजिए जरा अंतिम में। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान भी किया गया। एक सार्वजनिक कार्यक्रम किया गया। सार्वजनिक मतलब सर्वसाधारण संबंधी, सबके सामने एक कार्यक्रम रखा गया और उसमें इन दोनों ईमानदार लोगों को सम्मानित किया गया। और आपके अंदर, जी हां, आप सभी बच्चों के अंदर इस कहानी के माध्यम से एक अच्छाई और ईमानदारी की नींव डालने का प्रयास किया गया। यहां पे नींव का मतलब समझे, शुरुआत, आधारशिला। अगर हम बचपन से ही बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं और उनको ईमानदार होने की सीख देते हैं, तो बेशक बच्चे बड़े होकर करप्ट तो नहीं हो सकते हैं, भ्रष्टाचारी तो नहीं हो सकते हैं, गलत रास्ते पे तो नहीं जा सकते हैं। इसीलिए यहां पर लेखक ने, हरि जोशी ने यही सीख दिया कि हमें शुरुआत में ही अच्छाई और ईमानदारी की बच्चों में नींव डालनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इन बुराइयों के बारे में जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तो उसे समझ भी पाएंगे और उसके खिलाफ एक आंदोलन भी कर पाएंगे। तो समझ में आया पाठ? इसका क्वेश्चन सर देखेंगे बाद में, ठीक है। पहले हम लोग दूसरी कहानी भी पढ़ लेते हैं। जीभ का वर्चस्व। अच्छा, ईमानदारी से बताओ जरा, मैसेज करना सब लोग भाई। पावरफुल कौन है, जीभ है या दांत है? बोलो। ठेकेदार मतलब कॉन्ट्रैक्टर, मैंने बताया। गौरंग, ये चीटिंग है यार। जीभ कैसे है भाई पावरफुल? दांत है ना। देखो सोहम ने सही बताया, दांत मजबूत है भाई। रोज घस घस के हम मजबूत करते रहते हैं, साफ करते रहते हैं उसको। और अगर किसी को गुस्सा आया तो ये थोड़ी ना कहता है कि जीभ तोड़ दूंगा तुम्हारी। क्या बोलता है? दांत तोड़ दूंगा। लेकिन जीभ तोड़ने के लिए जीभ को क्यों कोई कुछ नहीं बोलता है भाई? दांत को ही सब बोलते हैं, क्यों पता है? सारी गलती दांत की होती है। चलो देखते हैं कि क्या बताया गया इस कहानी में। बड़ी मजेदार कहानी है, देखिए जरा। मैं मैसेज किसी का देख नहीं पा रहा हूं, हाँ, तो खाली आप इस पे ध्यान देना, मैसेज कर देना, मैं बाद में चेक कर लूंगा। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण
दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। पंक्तिबद्ध मतलब क्यू में, कतार में, पंक्तियों में बंधे थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जुड़े हुए रहते हैं और एकजुट, एकदम यूनाइटेड रहते हैं। किसके लिए एकजुट रहते हैं? जीभ के लिए, कि ज्यादा लेफ्ट राइट किया ना तो खच्चा दबा देंगे, दांत से कट जाओगे। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। दुस्साहस मतलब कुछ ज्यादा ही निश्चिंत होकर जीभ को परेशान करने लगे थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले, दांत घमंड में आकर जीभ से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं। कितने 32 दांत तोड़ देंगे, बोलते हैं ना 32 टूट जाएगी। तो 32 टीथ जो हैं वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं, बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत, बोलो तो लोहे के चने भी तोड़ दें। अरे तू ठहरी अकेली, ओ जुबान, तू तो अकेली है, चाहे तो तुझे बाहर ही निकाल, न निकलने दे, दांत बंद कर ले, निकलो तुम मुंह के बाहर। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित, कलुषित मतलब बुरा, अपवित्र विचार सुना था कि बताओ, मैं अकेली हूं तो दांत लोग मेरे बारे में इतना बुरा सोचते हैं। हाँ, ऐसा मेरे बारे में विचार रखते हैं, कितनी बुरी बात है। अब हुआ हंसकर बोली, क्या कहा? ऊपर से एकदम सफेद, ओ दांतों, तुम लोग तो ऊपर से बिल्कुल सफेद हो और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। कपटी हो मतलब मन के बड़े काले हो, खाली दिखते सफेद सफेद हो। तुम्हारा मन तो बड़ा काला है, तुम्हारे विचार बड़े बुरे हैं। यहां तक समझा? यहां तक समझा? है ना मजेदार पाठ ये? कम ऑन, रिप्लाई तो करो। हम्म। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, दांत ने फिर से फटकार लगाई। दांत ने डांटा और कहा, हमें ऊपर से साफ और अंदर से काला कहने वाली, अरे वो जीभ वाचालता छोड़। वाचालता मतलब बहुत ज्यादा बोलना, बात करना, बहुत ज्यादा बात करना छोड़ दे, अपनी औकात में रह, अपनी औकात में। औकात मतलब सामर्थ्य, कैपेबिलिटी, है ना? तुम्हारी जितनी ताकत है बस उतना ही बोलो, उससे ज्यादा बात करना नहीं। हम तुझे चबा सकते हैं, काट सकते हैं, या मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। हम तुमको नहीं छेड़ते, नहीं परेशान करते, इसलिए तुम राज कर रही हो। हमसे मत लगना, नहीं तो हम तो चबा जाएंगे तुमको। दांतों ने किटकिटा कर कहा, किटकिटा कर मतलब गुस्से में कहा, मन्ने से पंगा ना लेना। जीभ ने नम्रता बनाए रखी। जीभ ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, प्यार से बोली, किंतु उत्तर दिया। और कैसे उत्तर दिया? कहा, जीभ ने क्या कहा? दूसरों को चबा जाने की ललक, ललक मतलब चाहत, लालसा, इच्छा, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं। आपने देखा ही होगा, आदमी बुढ़ा हो जाता है, दांत टूट जाते हैं, लेकिन जीभ टूटती है क्या कभी? वो तो अंत तक रहती है ना साथ में। तो बोले, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। कौन? दांत। जो सामने रहते हैं ना,
दूसरों को मारने के लिए वो पहले गिरते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, अवसरवादी मतलब परस्त हो, स्वार्थी हो, मतलबी हो। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है, जवानी के बाद साथ छोड़ने लगते हो, एक एक करके दांत टूटने लगता है। और वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में क्या होता है, उसे असहाय, बेसहारा, हेल्पलेस छोड़कर चल देते हो। बताओ, तुम इतने स्वार्थी हो कि आदमी जब तक जवान है तब तक तुम खूब ऐश करते हो, और जैसे ही बूढ़ा होने लगता है दांत एक एक को टाटा बाय बाय बोलने लगता है, एक एक करके पूरे दांत खाली हो जाते हैं, और काम कौन आता है, ये बेचारे जुबान। तो समझा यहां तक स्टूडेंट? इसके आगे की जो लाइन है टिक मार्क कर लो, वहां से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है? तो बड़ी मजेदार कहानी है ये, इसको अधूरा छोड़ना तो नहीं चाहिए था, लेकिन टाइम हो गया है, तो प्लीज टिक मार्क करके रखो। मैं चाहिए तो एक ही तो है स्लाइड, मैं वो भी साथ में लेके फिर से पूरा स्टार्ट से बता दूंगा इसको, तभी मजा आएगा, नहीं तो फ्लो टूट जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, बाय राहुल सर।